A very good morning to all the students. Welcome to my class. My name is Ankit and today we are going to do the next topic of the subject Leading Through Digital Disruption from BPP University in the program named MSc Management. So here is the topic that we are going to do it today, that is making informed decisions. So whenever we talk about informed decisions, we always consider one thing, that all the major factors are analyzed and checked for any kind of changes that will impact positively by taking a decision. So इसी इंट्रोडक्शन के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी स्लाइड। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज का एजेंडा। तो एजेंडा के अंदर क्या है, टुडेज लर्निंग आउटकम्स करेंगे। डेफिनेटली रीकैप हम नहीं करेंगे, एज यूजुअल इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग, फिर एक एक्टिविटी डिस्कस करेंगे डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग एक एक्टिविटी, और लीडरशिप स्किल्स कैपेबिलिटीज टू मेक इन्फॉर्म डिसीजंस, रिव्यू ऑफ द अप्लाई एक्टिविटी, एंड में रीकैप क्वेश्चन आंसर डिसीजन, एंड फाइनली द नेक्स्ट टॉपिक। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी शैल मूव फर्दर। सो यहाँ से हम डिस्कस करते हैं अपने लर्निंग आउटकम्स। तो लर्निंग आउटकम्स की अगर हम बात करें, तो पहला हमारे पास जो लर्निंग आउटकम क्या है, एक्सप्लोर व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर कंपनीज टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस इन अ कॉन्टेक्स्ट टू डिजिटल डिस्रप्शन। तो डिजिटल डिस्रप्शन होने वाली है या फिर हो रही है, उस चीज को हैंडल करने के लिए इन्फॉर्म्ड डिसीजंस कंपनी क्यों करे, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी। क्रिटिकली असेस व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू लेवरेज द विजडम ऑफ द राइट पीपल, यानी कि जो अकल है सही लोगों की, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छे लोग हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, क्वालिफाइड लोग हैं, स्किल्ड पीपल है, तो उनकी अकल और उनके इंसेंटिव्स को बढ़ाने की क्या जरूरत है। डेफिनेटली उनसे कोई ना कोई बेनिफिट ही होगा। फॉर द कोलैबोरेशन ऑफ द डिस्पैरेट इंडिविजुअल्स एंड द टीम्स। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आउटकम है, एनालाइज हाउ टू यूज डेटा एंड एनालिटिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हम डेटा और एनालिटिक्स को यूज करने की बात करेंगे टू मेक स्ट्रेटेजिक डेली एंड कंज्यूमर ओरिएंटेड डिसीजंस। जो डिसीजंस हमने करने हैं उससे हमारे कंज्यूमर को कोई ना कोई बेनिफिट होना चाहिए, तो यहाँ पे वो वाले कंसिडर हो जाएंगे। एक्सप्लोर लीडरशिप स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज नीडेड फॉर मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। तो कौन सी कैपेबिलिटीज एंड स्किल्स हमें चाहिए इन्फॉर्म्ड डिसीजन करने के लिए। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की प्रेजेंटेशन। तो हमारी प्रेजेंटेशन के अंदर सबसे पहले हम करेंगे मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। तो जब भी हम इन्फॉर्म्ड डिसीजंस की बात कर रहे हैं ना, तो ये जो इन्फॉर्म्ड डिसीजंस हैं ये स्ट्रेटेजिक होते हैं और डेली लाइफ के अंदर बनाए जाते हैं, ये डिसीजन लिए जाते हैं। तो इनको दो मेन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है। तो बीपीपी यूनिवर्सिटी के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट कैटेगरी है उसका नाम है डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, यानी कि यहाँ पे सारा कुछ डेटा के अनुसार किया जाता है। एंड सेकंड जो ऑप्शन है दैट इज इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग, यानी कि यहाँ पे किसी ह्यूमन की इंटरवेंशन के साथ डिसीजन मेक किए जाते हैं, उनके एक्सपीरियंस, उनके स्किल सेट की नॉलेज को ध्यान में रखते हुए। तो फर्दर ये जो कैटेगरी है जो डेटा ड्रिवन वाली है, ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। तो हमें पता ही है, अगर हम कोई भी डिसीजन बना रहे हैं जो कि किसी डेटा के ऊपर बेस्ड है, तो उसमें दो चीज़ें मेनली मैटर करती हैं। जो पहली चीज़ है वो दैट इज़ द डेटा क्वालिटी। जो आपने डेटा इकट्ठा किया उसकी क्या क्वालिटी है, क्या वो बहुत गुड डेटा है, क्या वो बैड डेटा है, या फिर 50-50 बोल देते हैं उसको, सो क्वालिटी है। मतलब कुछ डेटा अच्छे से प्रॉपरली कलेक्ट किया, कुछ नकली लिख दिया, या किसी के सोर्सेज कंफर्म्ड है, किसी के सोर्सेज नहीं कंफर्म्ड, तो ऐसा भी डेटा हो सकता है। सो ये डेटा क्वालिटी के ऊपर डिसीजन निर्भर करता है कि कितना अच्छा डेटा है, उतना ही अच्छा डिसीजन हो जाएगा। सेकेंडली, डेटा तो हमारे पास अच्छा है, बट हमारे पास डेटा का एनालिसिस करने के लिए टूल्स हैं जो उनकी क्वालिटी भी मैटर करती है। यानी कि अगर आपके टूल्स बहुत अच्छे हैं देन डेफिनेटली आपका जो डिसीजन होगा वो मच 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 बेटर होगा फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, अगर एज कंपेयर टू अगर आपके पास टूल्स अच्छे नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आप डिसीजन बनाने के लिए कोई ऑटोमेटेड टूल यानी कि SPSS यूज कर रहे हो, तो उसका डिसीजन थोड़ा सा बेटर आएगा एज कंपेयर टू अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज कर रहे हो। तो ये और साथ ही साथ ये चीजें डिपेंड करती हैं कि डिफरेंट सिनेरियोज में कौन सा टूल बेटर वर्क करता है। अगर हम डेटा एनालिटिक्स टूल की बात करें तो इसके अंदर फर्दर दो कैटेगरी आ जाती हैं। जो फर्स्ट कैटेगरी है दैट इज द डेटा विजुअलाइजेशन, जिसमें आप डेटा को विजुअलाइज करते हो, उसको नंबर्स और जो वैल्यूज में से कन्वर्ट करके आप चार्ट, ग्राफ, ऐसी चीज़ों में लेके जाते हो ताकि उसकी अंडरस्टैंडिंग आसान हो जाए, उसकी विजुअलाइजेशन अच्छी हो जाए। और नेक्स्ट आ गया हमारे पास प्रिडिक्टिव एनालिसिस।
आप ये देखते हो कि ये ग्रोथ है, इतनी हो गई, इतने मंथ में, इतने साल में, इतने फैक्टर्स के साथ ये ग्रोथ हो गई, और इन फ्यूचर क्या हो सकती है। तो ये दो चीजें होंगी, ये वाली डेटा विजुअलाइजेशन जो कि करंट डेटा की बात करते हैं, ठीक है जी, जो आपके पास डेटा बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन के साथ है, और ये जो है ये फ्यूचर वाले डेटा की बात करते हैं जिसकी आपके पास कुछ ज़्यादा ट्रू इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, बट आपके पास कुछ ऐसे अनुमान हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके बेस पे आपने देखा है कि पहले भी कुछ बेनिफिट हुआ है और फ्यूचर में भी हो सकता है। सिमिलरली अगर हम दूसरी टेक्निक की ओर जाएं, वो टेक्निक में यहाँ पे ह्यूमन इन्वॉल्व होते हैं। तो ह्यूमन इन्वॉल्व है तो यहाँ पे इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग या फिर ऑगमेंटेड ह्यूमन जजमेंट के नाम से भी ये जाना जाता है। अब इसकी जो फर्स्ट कैटेगरी है यहाँ पे है इंटरनल एक्सपर्ट, यानी कि कंपनी के अंदर ही कुछ ऐसे एक्सपर्ट हैं जो बता सकते हैं कि क्या होगा एंड किस टाइप का प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, कितना बेनिफिट होगा, कहाँ से कंपनी ग्रो करेगी या क्या उसको करना चाहिए, अलग अलग चीज़ें। और साथ ही साथ कंपनी के पास होते हैं कुछ एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन को दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के कंपैरिजन के अंदर चेक करते हैं, वर्ल्ड के अंदर चेक करते हैं कि दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस में ये ऑर्गेनाइजेशन क्या परफॉर्म कर रही है, इसके प्रोडक्ट्स कैसे परफॉर्म करें। तो ये सारी चीज़ें, तो ये है हमारी मेन कैटेगरी इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग के लिए। इसके बाद हम देखेंगे जो हमारा इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग है उसका फोकस एरिया क्या है ना। तो फोकस एरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो हमारा डेटा है ना, जो भी हमारा इन्फॉर्म्ड डिसीजन है वो डिसीजन कहाँ से आता है, तो वो दो चीज़ों से आता है। जो फर्स्ट थिंग है दैट इज इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे मैंने बोला ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट होती है। सेकेंडली होता है हमारे पास डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, जहाँ पे हम अलग अलग प्रकार का डेटा या फिर डेटा एनालिसिस टूल्स यूज करते हैं डिसीजन को बनाने के लिए। तो ये जो इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग है ये क्या होता है, इट इज द एबिलिटी टू मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन द shared intelligence that emerges from the collaboration of disparate individuals and teams। तो यहाँ पे individuals और team members के अलग अलग जो experiences हैं, उनके जो values हैं, उनके जो observations हैं, उसको एक साथ इकट्ठा करके यहाँ पे जो shared intelligence से हम decision बनाते हैं वो हमारे होते हैं इंक्लूसिव डिसीजंस। वेयरएज जो हमारे सेकंड टाइप के डिसीजन है जो कि डेटा ड्रिवन होते हैं, वो क्या होते हैं ना, उनको देखिए, एबिलिटी टू इनकॉर्पोरेट डेटा एंड एनालिटिक्स। तो यहाँ पे डेटा एंड एनालिटिक्स को इनकॉर्पोरेट किया, यानी कि अपने डिसीजन के अंदर लेके आया गया है इनटू द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अक्रॉस एन ऑर्गेनाइजेशन टू मेक साउंड डिसीजंस। तो यहाँ पे सारा का सारा काम डेटा और उसके एनालिसिस के बेसिस पे हो रहा है। अगर डेटा अच्छा है, अगर एनालिसिस टूल अच्छा है, तो आपका डेटा एनालिसिस अच्छा हुआ है एंड उसके बेस पे जो भी डिसीजंस बनाए जाएंगे वो ऑर्गेनाइजेशंस को पॉजिटिवली बेनिफिट करेंगे। और अगर हम दोनों को कलेक्टिवली देखें तो इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग के अंदर क्या होता है, इट इज द एबिलिटी टू यूज इंफॉर्मेशन कैप्चर्ड थ्रू डिफरेंट टूल्स। तो यहाँ पे डिफरेंट टूल्स कर दिया, टू मेक साउंड स्ट्रेटेजिक डेली एंड कस्टमर ओरिएंटेड डिसीजंस। डेफिनेटली जिस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी डिसीजंस हैं वो कस्टमर ओरिएंटेड ही होते हैं, ताकि बेनिफिट हो, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे, प्रॉफिट्स हों, और उसके अंदर जो डिसीजंस हैं वो स्ट्रेटेजिक हों, डेली बेसिस में यूज़ होने वाले हों, एंड उनको अलग अलग टूल्स की हेल्प से कैप्चर किया जाए। अब यहाँ पे दोनों टूल हो जाते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट इसमें क्या है, जो डेटा एंड एनालिटिक्स है वो हमारा टूल है। यहाँ पे क्या है, जो हमारे पास शेयर्ड इंटेलिजेंस है, यानी कि जो इंडिविजुअल्स और टीम मेंबर्स हैं उनका एक्सपीरियंस, उनकी स्किल्स हैं, यहाँ पे वो एक टूल है। फर्दर हम बात करते हैं इंक्लूसिव डिसीजंस की। तो इंक्लूसिव डिसीजंस के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं कि हाउ टू मेक इंक्लूसिव डिसीजंस। तो इंक्लूसिव डिसीजन आपने बनाना है, लेना है एक डिसीजन इंक्लूसिव, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो उसमें जो लोग हैं, है ना, जब यहाँ पे वर्ड आ गया ना इंक्लूसिव, तो यहाँ पे आपने इमीडिएटली मेंशन कर लेना ह्यूमन, कि यहाँ पे क्यों कोई ना कोई ह्यूमन इंटरवेंशन है, कोई डेटा नहीं है, ऑटोमेटिकली कोई मशीन्स नहीं है, कोई ह्यूमन काम कर रहा है। तो कैसे होता है, राइट मिक्स ऑफ पीपल। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि जो लोग डिसीजन ले रहे हैं वो बिल्कुल सही लोग होने चाहिए, उनकी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी तो वो डिसीजन लेंगे। अच्छा, सेकेंडली कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट। तो जो उनको एनवायरनमेंट मिला है वो एनवायरनमेंट कोलैबोरेटिव होना चाहिए, मतलब वो अपने इनपुट्स को, अपने डेटा को चेक कर सके, एनालिसिस कर सके, कंपेयर कर सके, ताकि उनको एक राइट डिसीजन मिल जाए। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेट विजडम फ्रॉम द राइट पीपल। अब जो लोग हैं राइट पीपल तो हमने डाल लिए, अगर उन्होंने अपनी विजडम को इनकॉर्पोरेट नहीं किया तो डेफिनेटली दोज डिसीजंस वुड नॉट बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन एट एनी कॉस्ट। तो उनका विजडम भी हमें चाहिए।
रिमूव अनकॉन्शियस बायस, अनकॉन्शियस बायसेस को रिमूव कर दो, जो हिंड्रेंसेस हैं, जो इश्यूज क्रिएट करते हैं, उन सब चीज़ों को हमने यहाँ पे रिमूव कर देना है ताकि हमारे डिसीजन मेकिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। और लास्ट में हमारे पास चाहिए रियल टाइम कोलैबोरेशन। तो ये कोलैबोरेशन हमारी रियल टाइम नहीं होती है, इसके अंदर क्या होता है कि वो अलग अलग अपने डॉक्यूमेंट्स, फैक्ट्स, फिगर, इंफॉर्मेशन स्टोर कर दिया, डेटा टूल्स के अंदर डाल लिए, या फिर उन्होंने खुद अपने जो बोलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अलग अलग रख लिए। और ये चीज़ आ गई हमारे पास रियल टाइम कोलैबोरेशन, यानी कि किसी एक टॉपिक के ऊपर जब वो कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, कुछ डेटा वैल्यूज को वो एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, तो वो रियल टाइम में होता है। मतलब इमीडिएटली किसी ने बोल दिया कि अगर ये फैक्टर इंक्रीज हो जाए तो यहाँ पे बेनिफिट होगा, तो जैसे ही वो फैक्टर इंक्रीज किया तो बेनिफिट यहाँ पे पता लगने लग गया, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। एंड सिमिलरली क्या होता है, जो सेकंड एक्सपर्ट होता है या थर्ड एक्सपर्ट होता है, फोर्थ एक्सपर्ट होता है, वो भी अपने डिसीजंस दे सकते हैं उसी समय में, ताकि वो उनके अच्छे डिसीजंस सामने आ जाए। तो ये कुछ टूल्स हैं जो यूज होते हैं, जैसे रैंक टैब यूज हो जाता है राइट मिक्स पीपल के ढूंढने के लिए, है ना। स्लैक यूज होता है कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट के लिए। अब स्लैक क्या चीज़ है, एक एनवायरनमेंट, एक मैसेजिंग टूल है जिसके अंदर आप मैसेजेस भेज सकते हैं, फाइल्स शेयर कर सकते हैं, एक्सेस दे सकते हैं, ऐसी चीज़ें, कम्युनिकेटर है बेसिकली। रैंक टैब यहाँ पे फिर आ गया डिसीजन मेकिंग के लिए। फिर आपके पास आ गया interviewing.io, है ना। तो इसके अंदर इंटरव्यू करते हैं, आपको जिस टाइप का पर्सन चाहिए एग्जैक्टली वही टाइप का पर्सन ढूंढा जाता है, जो टाइप का पर्सन नहीं चाहिए वो आपको यहाँ पे आप निकाल देते हो लिस्ट में से बाहर। तो वुल्फ, सब जीरो एंड कोव यहाँ पे आपके लिए रियल टाइम कोलैबोरेशन के टूल्स हैं। तो यहाँ पे जो ये टर्म है IOE, इसका यूटिलाइजेशन किया जाता है ताकि रियल टाइम पे सभी इंफॉर्मेशन, डेटा को आप चेंज कर सकें, मैनिपुलेट कर सकें, एंड उसके बेसिस पे जो भी रिजल्ट्स आते हैं उनको यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास IOE, यानी कि इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग। तो इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग के अंदर क्या चीज़ें होती है, हमारे पास तीन मेन चीज़ें जिनके इर्द गिर्द सारी कहानी चलती है। सो फर्स्टली वी हैव पीपल, सेकेंड इज द डेटा, एंड थर्ड इज द थिंग्स। तो इन सब चीज़ों को जब हम जोड़ देते हैं ना, तो ये हमारे पास चीज़ें बन के आ जाती हैं। अगर जैसे हम एग्जाम्पल करें कि ये सारी चीज़ें ना, एक इनको जोड़ते हैं, इनके आजू बाजू ये जो चीज़ चलती है इसको हम बोलते हैं प्रोसेस। तो प्रोसेसेस होते हैं अलग अलग, यानी कि जैसे अगर डेटा और थिंग्स को जोड़ दिया जाए तो यहाँ पे बिजनेसेस के लिए यहाँ पे डिसीजंस अच्छे निकल के आते हैं, यानी कि मशीन टू मशीन मॉडल बन जाता है, M2M, क्योंकि डेटा और थिंग्स दोनों ही नॉन लिविंग थिंग है, यहाँ पे ह्यूमन बीइंग का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सेकेंडली यहाँ पे पीपल और मोबाइल दोनों को जोड़ दिया तो पीपल टू पीपल यहाँ पे कम्युनिकेशन हो जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे पीपल टू थिंग्स, तो यहाँ पे होम बन जाता है, पीपल टू मशीन मॉडल क्रिएट हो जाता है। तो ये सारा कुछ आपका यूटिलाइज हो जाता है यहाँ पे रियल टाइम कोलैबोरेशन की लिए। तो रियल टाइम कोलैबोरेशन अगर आपको कोई पूछे कि किसके अंदर है, इट इज द कोलैबोरेशन बिटवीन द डेटा, द थिंग्स एंड द पीपल। तीन बंदों के अकॉर्डिंग ये काम चलता है, और साथ में सेंटर में क्या होता है, प्रोसेस। प्रोसेस बनेगा और ये सारी चीज़ें एक साथ इंटरेक्ट करेंगी। इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की और यहाँ पे हम बात करेंगे एक एक्टिविटी की। तो एक्टिविटी के अंदर क्या है, डिजिटल बैंक मोंजो है, वो स्लैक यूज़ करता है। वो एक्टिविटी यहाँ पे टीचर आपको शेयर करेंगे, ये स्लैक की एग्जांपल है। तो ये एक, जैसे मैंने आपको बताया था, कम्युनिकेटर है, यहाँ पे मैसेजेस जा रहे हैं, कितने टाइम पे हैं, या कोई फाइल भी शेयर की जा सकती है। आप कुछ फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं अपने मैसेजेस के, यहाँ से अटैचमेंट लगा सकते हैं, कुछ ग्रुप्स के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं, कॉल्स प्लेस कर सकते हैं, यूज़र को फाइंड कर सकते हैं, नए यूज़र को ऐड कर सकते हैं, कुछ अलग से नए टॉपिक क्रिएट कर सकते हैं, अलग से मेंबर्स हैं आपके पास, उनकी ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, शॉर्टकट्स बना सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं। तो ये आपका टूल है मोंजो, यानी कि इसकी ऐप भी अवेलेबल है। तो ये टूल यूज़ करता है एक बैंक, ठीक है। एंड यहाँ पे आपके पास एक छोटी सी एक्टिविटी है, आपको इस यहाँ से आपको स्लैक की डेफिनेशन मिल जाएगी, इसको अगर आप स्कैन करोगे, एंड स्लैक एट मोंजो कैसे यूटिलाइज हो रहा है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। फिर इस एक्टिविटी के बेसिस पे आपको ये 4 क्वेश्चन है, टीचर आपकी क्लास को 4 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देंगे एंड आपको 20 मिनट्स का समय देंगे और बोलेंगे कि इनका आंसर लिखो। जैसे कि व्हाट इज स्लैक एंड हाउ डज इट वर्क, एक कम्युनिकेटर टूल है, मैसेंजर टूल है, हाउ डज इट वर्क, इट शेयर्स द इन्फॉर्मेशन, मैसेजेस यहाँ से वहाँ शेयर होते हैं। विच बेनिफिट्स एंड स्लैक ब्रिंग टू द मोंजो डिजिटल बैंक, बैंक को क्या बेनिफिट लेके आया है ना, जैसे OTPs आते हैं तो या फिर इंटरनल कम्युनिकेशंस है, एक दूसरे को एक्सेस देना कोई इन्फॉर्मेशन का, वैसी चीज़ है। हाउ डिड स्लैक हेल्प मोंजोज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, डेफिनेटली डिसीजन जब लेना तो मल्टीपल लोगों की, मल्टीपल लेवल के जो लोग हैं उनके बैंक के अंदर इन्वॉल्वमेंट होती है, मीटिंग्स होती हैं, दे मेक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस टू द डिसीजन। तो वहाँ पे हेल्प कैसे कर रहा है स्लैक।
What does Monzo has to do to be sure that Slack is used correctly and bring the benefits to the bank? तो Monzo को कैसे इम्प्लीमेंट करना है Slack को कि इसकी यूटिलाइजेशन हो, हमारे पास बेस्ट रिजल्ट आ जाए। तो जैसे ही आपकी ये एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है, आप मूव करते हो नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज मेक डेटा ड्रिवन डिसीजंस। तो यहाँ पे डेटा ड्रिवन की बात हो रही है, तो मेन चीज यहाँ पे हमारे पास क्या है कि डेटा एंड डेटा एनालिसिस टूल्स। तो ये दो चीजें जब हमारे पास आ जाती हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। विच डिसीजंस कैन बी मेड विद डेटा एंड व्हाट आर द चैलेंजेस। अब कैसे डिसीजंस बना सकते हैं हम? सबसे पहले बात आती है डेटा ड्रिवन स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। कोई स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करनी है ऑर्गेनाइजेशन ने और उनके पास बहुत सारा डेटा है, उस डेटा की हेल्प से वो स्ट्रेटेजी वाले डिसीजंस बनाएंगे, जैसे कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल के अंदर बनाए जाते हैं डिसीजंस। तो यहाँ पे DHL की एग्जांपल ली गई है, यहाँ पे कैटेगरी है डेटा ड्रिवन डेली डिसीजंस। हर रोज के जो डिसीजंस है, डेटा कहाँ जाना है, इंफॉर्मेशन कहाँ जानी है, कुछ प्लस है कुछ माइनस है, कुछ भी चीजें हैं, वो डेटा ड्रिवन डेली डिसीजंस भी इसी से हम बनाते हैं, यानी कि डेटा की हेल्प से बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया मार्केटिंग एंड सेल्स डिसीजंस। यहाँ पे एक मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन ले ली, जैसे कि एडिडास एक स्पोर्ट्सवेयर ब्रांड है, तो आप सबको पता ही है ये ब्रांड के कुछ कपड़े आते हैं, कुछ आर्टिकल्स आते हैं, जैसे कि शूज हो गए या फिर फिटनेस गियर आता है, यानी कि है ना, कुछ बॉटल्स वगैरह, वाटर ड्रिंकिंग और सारी ये चीज़ें। तो ये सब क्या होता है, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रोज की जो सेल्स हैं, उस सेल्स के डिसीजन करने होते हैं कि कितना डेटा, कितनी सेल करनी है, कितना प्रॉफिट देना है, कितना वो बोलते हैं सेल्स, बोलते हैं सेल ऑफ करना है लोगों को, कितना फ्लैट सेल लगाना है ना। तो मार्केटिंग कैसे करनी है, किसी नए एथलीट को लेके आओ, उसको प्रमोट करो, उसको अप्रिशिएट करो। तो ऐसे इमोशन बेस्ड हमारे पास एडवर्टाइजिंग स्टाइल होते हैं जो कि ये प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया GDPR। यहाँ पे क्या होगा, डेटा प्रोटेक्शन की बात की जाती है, प्राइवेसी की बात की जाती है, क्वालिटी, डेटा सोर्स और सेंट्रलाइजेशन की बात की जाती है, जहाँ पे डेटा बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है, यूज़र की इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा सिक्योर है, यूज़र की ट्रांजैक्शन सिक्योर है, बैंकिंग सेक्टर्स हो गए, सिक्योरिटी सेक्टर्स हो गए, क्लाउड सर्विसेज होगी। तो उस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे डेटा को यूटिलाइज करती हैं प्रोटेक्शन, प्राइवेसी देने के लिए। तो ये 4 तरह की सर्विसेज हम यूटिलाइज कर सकते हैं डिसीजन करने के लिए किन यूजिंग द डेटा। इसके बाद हम मूव करते हैं, यहाँ पे आपको टीचर कहेंगे कि जो आपने एक्टिविटी की है, अगर आपने कर लिया तो ठीक है, नहीं तो आप उसको सबमिट कर दो मेरे को डायरेक्टली, एंड विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे एक अलग से नई एक्टिविटी है, मेकअप फॉर एवर। तो यहाँ पे मेकअप फॉर एवर प्रोफेशनल पैरिस, यानी कि एक ब्रांड की बात की गई है। हाउ नेटफ्लिक्स यूजेस डेटा साइंस फॉर बेटर यूजर एक्सपीरियंस। तो नेटफ्लिक्स आप सबको पता है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है जो कि मल्टीमीडिया को होस्ट करती है, यानी कि टीवी शोज़ को, मूवीज़ को होस्ट करती है। एंड आप वहाँ पे क्या करते हो, आप अपने इंटरेस्ट, अपने जॉनर की चॉइस के अकॉर्डिंग वहाँ पे मूवीज़ जैसे कि एक्शन, रोमांटिक, ये वो सब तरह की मूवीज़ आप देख सकते हैं। एंड वो आपको सजेशंस भी देती है। मान लो आपने एक एक्शन मूवी देख ली तो उनको पता लग जाता है ऑटोमेटिकली, आपने एक्शन मूवी लाइक किया ना, आप हफ्ते में 3 बार एक्शन मूवी सर्च करते हो और सिर्फ एक बार आप मान लो कोई हॉरर मूवी एक्सेस करते हो, तो जो सजेशंस होते हैं तो वहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली एक्शन मूवीज ज़्यादा सजेस्ट होने लग जाएंगी एज कम्पेयर टू द हॉरर मूवीज। तो ये एक्टिविटी आपको करवाई जाएगी। अगेन एक्टिविटी करने के बाद आपको ये 4 तरह के क्वेश्चंस है जिनके आंसर्स करने हैं। 20 मिनट्स का टाइम एज यूजुअल इन द BPP यूनिवर्सिटी MSc मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो यहाँ पे आपको यही मिलेगा। विच टाइप ऑफ डेटा वॉज एनालाइज्ड बाय मेकअप फॉर एवर। कैसा डेटा, मतलब यूजर किस टाइप की वीडियोस देखता है, कितनी ड्यूरेशन की देखता है, दिन में कौन से टाइम पे देख रहा है। विच बिजनेस अपॉर्चुनिटी मेकअप फॉर एवर आइडेंटिफाइड थैंक्स टू दिस डेटा, है ना। तो ये डेटा का क्या बेनिफिट हुआ, किस बिजनेस अपॉर्चुनिटी ने इसको यूटिलाइज किया बेस्ट लेवल पे, है ना। विच डिसीजन वॉज मेड बाय द मेकअप फॉर एवर। तो ये आपको केस स्टडी के अंदर से मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिन लोगों को ये क्वेश्चन आएगा थोड़ा ध्यान से करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि केस स्टडी के अकॉर्डिंग ये जो ऑर्गेनाइजेशन है मेकअप फॉर एवर, इसने कौन सा डिसीजन बनाया, है ना, या कौन सा डिसीजन लिया। वॉज दिस डिसीजन सक्सेसफुल, इफ येस एंड वाई। रीजन देना होगा आपको क्यों सक्सेसफुल हुआ, क्या ऐसी इंफॉर्मेशन मिली डेटा की हेल्प से जिससे उनकी सेल्स बढ़ गई, उनके प्रॉफिट्स बढ़ गए। एंड लास्टली यहाँ पे हम बात करेंगे लीडरशिप स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। अगर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस बनाने हैं तो कौन से लीडरशिप स्किल्स और कैपेबिलिटीज आपके अंदर होनी चाहिए या आपकी टीम के अंदर होनी चाहिए ताकि वो बेस्ट तरह के डिसीजंस बना सके। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कैपेबिलिटीज के बारे में। तो इन्फॉर्म्ड डिसीजन बनाने के लिए यहाँ पे हमारे पास 9 कैपेबिलिटीज हैं
जो मेंशन की गई हैं। सबसे पहली कैपेबिलिटी है इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज। आपको डिजिटल टेक्नोलॉजीज के बारे में पता होना चाहिए, उनकी यूटिलाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए कि वो क्यों यूज की जाती हैं, क्या उनके बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट इज न्यू डेटा सोर्सेज एंड एनालिटिक्स। नए तरह का डेटा आप कहाँ से लेके आएंगे। इट्स नॉट ऑलवेज द ट्रेडिशनल थिंग कि जहाँ से किसी यूजर से कलेक्ट करना है, आप कोई सॉफ्टवेयर से भी कलेक्ट कर सकते हैं, आप किसी एनालिसिस कर सकते हैं, है ना, आपको कहीं से कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, नए नए तरीके यूज कर सकते हैं कहाँ से डेटा लेके आना है। राइट इंफॉर्मेशन फॉर द डिसीजन। जो भी डिसीजन बनाना है, जो भी डिसीजन लेना है, उसके लिए जो करेक्ट इंफॉर्मेशन है वो आपको चाहिए, वो राइट इंफॉर्मेशन लेके आने का स्किल आपके अंदर होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेट यूजफुल इन्फो फ्रॉम बैकग्राउंड नॉइज। तो बैकग्राउंड नॉइज मतलब अनवांटेड इंफॉर्मेशन, इसको आपने कम करना है, यहाँ की मिनिमम आ जाए आपके पास ऐसा डेटा जो फालतू का है। आपको सिर्फ वही यूजफुल इंफॉर्मेशन को डिस्क्रिमिनेट करना है, अलग करना है, जो आपके डिसीजन मेकिंग में बेनिफिट देगा। एक्सपीरियंस एंड इंट्यूशन मैटर्स। तो एक्सपीरियंस होना चाहिए डेफिनेटली। जो एक्सपीरियंस है, जितना आपका स्किल होगा एक्सपीरियंस का, आपने डिसीजन मेकिंग का एक्सपीरियंस होगा, वो एक्सपीरियंस बेनिफिट देगा आपको डिसीजन लेने के अंदर। इंट्यूशन, आपको पता होना चाहिए कि अगर इस तरह का डिसीजन आप लोगे तो इन फ्यूचर में आपके पास क्या आउटपुट हो सकता है। ओपन डिसीजन मेकिंग कल्चर। ओपन डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि भाई हमारे सीनियर ने बोल दिया ये डिसीजन है तो उसी के साथ जाना है। अगर आपको लग रहा है कि पॉजिटिवली कोई उसमें प्रॉब्लम है, आप उसको रिवर्ट कर सकते हो, आप उसको बता सकते हो कि नहीं, दिस इज नॉट द करेक्ट डिसीजन, वी शुड मेक फॉर और गो फॉर दिस डिसीजन। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा डिसीजन मेकिंग कल्चर नहीं होगा तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी इन्फॉर्म डिसीजंस हैं वो बायस्ड हो सकते हैं, उसमें स्कोप हो सकता है कि कोई ना कोई इश्यूज हैं। राइट डिसीजन मेकर्स एट द टेबल। तो ये राइट पर्सन हमने चूज करने, ये पहले ही डिस्कस कर लिया था। तो स्किल क्या चाहिए, लीडरशिप कैपेबिलिटी क्या चाहिए, जो भी डिसीजन मेकर्स हैं वो सही वाले बंदे आपको चाहिए टेबल के ऊपर, यानी कि उस रूम के अंदर, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिन्होंने करेक्ट डिसीजन लेना है। नेक्स्ट, ड्रॉ इनसाइट्स एट स्पीड। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इनसाइट रिजर्व कर लिए बट आपकी स्पीड कम है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से, तो डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू डू समथिंग ग्रेट। जो उन दूसरे लोगों ने अगर इनोवेशन पहले कर दिया, आप लेट हो गए, देन देर इज नो यूज ऑफ मेकिंग सच इनोवेशंस। तो यहाँ पे स्पीड आपकी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए। मेक क्लियर एंड एग्जीक्यूटेबल डिसीजंस, वेरी इंपॉर्टेंट। डिसीजंस क्लियर होने चाहिए, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को पता होना चाहिए कि हमारे जो डिसीजंस हैं क्या हैं, क्या कैसे करनी है, एंड उनके जो डिसीजंस है वो एग्जीक्यूटेबल होने चाहिए, कुछ अनरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए। तो ये सारे 9 फैक्टर्स हैं, जो 9 तरह के हमारे पास कैपेबिलिटीज या स्किल्स हैं जो कि होने चाहिए एक अच्छा इन्फॉर्म डिसीजन बनाने के लिए। इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे लीडरशिप स्किल की बात करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग की। तो जब क्रिटिकल थिंकिंग की हम बात कर देते हैं ना, तो यहाँ पे हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी यूटिलाइज करते हैं। तो ये क्या बोलता है, कहता है क्रिटिकल थिंकिंग कैसे बेनिफिट करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि रिमेंबरिंग, आपको काफ़ी चीज़ें रिमेंबर, याद होनी चाहिए। उन चीज़ें, जो चीज़ें आपको ज़्यादा याद रहेंगी, उतना ही आपका जो डिसीजन होगा वो ज़्यादा वर्सेटाइल होगा, उसमें सारी इंफॉर्मेशन होगी। अंडरस्टैंडिंग, जितनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी उतना ही ज़्यादा आप अप्लाई करोगे, उतना ही आप एनालाइज कर सकते हो, उतना ही आप क्या करोगे, उसको इवेल्युएट करोगे, उसको चेक करोगे, रीचेक करोगे, वेरीफाई करोगे, एंड फाइनली आप यहाँ पे एक करेक्ट डिसीजन क्रिएट कर पाओगे। अगर आप ये सारे स्टेप्स को यूज करते हैं तो आपके जो डिसीजंस हैं वो आप क्रिएट करोगे, एंड दोज विल बी वर्थ, वो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस होंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इस तरह की क्रिटिकल थिंकिंग है हमारे पास। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग एंड क्लियरिंग अप अंडरस्टैंडिंग ओपिनियंस। तो ये आपके पास 3 मेन तरह की थिंकिंग आ गई है, एंड यहाँ पे हम करेंगे इनको थोड़ा थोड़ा एनालिसिस। देखिए, सो सबसे पहले क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर पर्पस क्या है कि यहाँ पे आपकी जो जजमेंट है वो बिल्कुल क्रिटिकल होनी चाहिए। सेकेंडली, बेसिक स्किल्स क्या है, इवेल्युएटिंग द बेसिक इंफॉर्मेशन, इवेल्युएट करनी आनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए ऑब्जर्वेशन की, सोर्सेज के क्रेडिबल होने चाहिए, जो भी सोर्सेज आप यूटिलाइज कर रहे हो, एविडेंस होना चाहिए, कैजुअल एक्सप्लेनेशन होने चाहिए, गेस लगाने चाहिए, जनरलाइजेशन होनी चाहिए, एक्सप्लेनेशन थ्रू सिमुलेशन होना चाहिए। तो ये सारी आपकी जो स्किल्स हैं आपके पास अगर अवेलेबल हैं तो आपकी जो थिंकिंग है वो सही जजमेंट दे पाएगी। सो इट विल बी द क्रिटिकल थिंकिंग। नेक्स्ट इज द क्रिएटिव थिंकिंग। अब क्रिटिकल छोड़ दिया, क्रिएटिव पे आ गए हैं। क्रिएटिव होनी चाहिए थिंकिंग, मतलब कि ओरिजिनल प्रोडक्शन,
वो आपका ओरिजिनल आइडिया होना चाहिए। आपने कुछ नई तरह के 2-4 चीज़ों को जोड़ा और आपने नई थिंकिंग को लेके आया, दैट इज़ क्रिएटिव, दैट इज़ टोटली न्यू कॉन्सेप्ट। तो आइडियाज़ की वैरायटी होनी चाहिए, चेंजेबिलिटी होनी चाहिए, नए आइडियाज़ होने चाहिए, डिटेलनेस होनी चाहिए आइडियाज़ के अंदर। तो ये सारे फैक्टर्स आपको लेके जाएंगे क्रिएटिव थिंकिंग की ओर। लास्ट में आपके पास है क्लियरिंग अप अंडरस्टैंडिंग ओपिनियंस। तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि आपके पास जो आइडियाज़ हैं वो आइडियाज़ को समझना है, क्लियरिंग अप एंड अंडरस्टैंडिंग ओपिनियंस, उनको क्लियर करना है एंड उनको समझना है, ठीक है ना। पहले तो आइडियाज़ हों, उनको क्लियर करो, मतलब उनके अंदर एम्बिगिटी रिमूव कर दो, कन्फ्यूजन रिमूव कर दो, एंड फाइनली आपके पास वो आइडियाज़ क्या हो, अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए। तो स्किल्स कौन से चाहिए, डेटा एनालाइज करना आना चाहिए आइडियाज़ को, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस आपको फाइंड करने आने चाहिए कि किसमें क्या सिमिलर है क्या डिफरेंट है, क्लासिफिकेशन आनी चाहिए, ये कौन सी कैटेगरी के अंदर फिट हो रहा है। मान लो 4 कैटेगरीज है, आपने एक डिसीजन देख लिया, तो ये किस टाइप का स्किल है, किस तरह का, कौन सी कैटेगरी के अंदर ये फिट हो रहा है। फाइंडिंग मेरोनिम, डिटर्मिंग सीक्वेंस फाइंड आउट करनी चाहिए, कॉज इफेक्ट रिलेशन, अनस्पेसिफाइड अजम्पशंस आपको पता होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के साथ आपको पता लग जाएगा कि आपका जो आइडिया है वो कितना ज़्यादा क्लियर अप है, कितना आपने उसको क्लीन किया एंड कितना वो अंडरस्टैंडेबल बना है। सो बेनिफिट क्या होता है ऐसे डिसीजंस के, इस थिंकिंग को अगर आप यूटिलाइज करोगे तो आप डिसीजन बना पाओगे, एंड इस थिंकिंग को आप यूटिलाइज करोगे तो आप डिसीजंस के साथ रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको सही तरीके से सॉल्व कर पाओगे। तो दिस इज द मेन रीजन टू यूटिलाइज क्रिटिकल थिंकिंग, कि जितनी थिंकिंग आपकी डीप होगी, क्रिटिकल होगी, जितने आप फैक्टर्स इवेल्युएट करोगे, सिमिलैरिटीज फाइंड करोगे, डिसिमिलैरिटीज देखोगे, एनालिसिस करोगे, रिविजन्स करोगे, चेक करोगे, सब कुछ करने के बाद आपका जो डिसीजन होगा, है ना, वो ऐसी चीज़ें याद रखोगे, अंडरस्टैंड करोगे, अप्लाई करोगे, एनालाइज करोगे, इवेल्युएट करोगे, फाइनली क्रिएट करोगे आप कुछ ऐसे डिसीजंस जो कि क्रिटिकल थिंकिंग के बेस पे बिल्कुल सही कंसिडर किए जाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद हम मूव करते हैं, यहाँ पे आपकी स्लाइड यानी कि आज की क्लास है ये कंक्लूड हो जाती है, रिकैप होते हैं, सारे क्वेश्चन एंड आंसर होते हैं क्लास के अंदर। टीचर आपको कुछ और बताएंगे कि अगर आप लाइब्रेरी के अंदर से कुछ यूज़ करना चाहते हैं, अलग अलग स्पेसेस से यूज़ कर रहे हैं। एंड अब हमारी बात आ गई टेक अवेज की, यानी कि आज की क्लास के अंदर हमने क्या सीखा। तो क्या सीखा गया, डिस्कस व्हाट इट मीन्स मेकिंग फॉर इन्फॉर्म डिसीजन। इन्फॉर्म डिसीजंस क्या होते हैं, सबसे पहले तो हमने यही सीखा। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन फेसिंग डिजिटल डिसरप्शन, जो इन डिजिटल डिसरप्शन फेस कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए इन्फॉर्म डिसीजंस क्या इंपॉर्टेंस रखती हैं। की कॉन्सेप्ट्स पता लगे हमें डिसीजन मेकिंग के, एंड अप्रोचेज एंड टेक्निक्स टू डेवलप इट, डिसीजन मेकिंग कैसे की जाती है और कैसे डिसीजन मेकिंग को डेवलप किया जाता है डिफरेंट अप्रोचेज की हेल्प से। एनालाइज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनीज गुड इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, जो कंपनीज अच्छे इन्फॉर्म्ड डिसीजंस बनाती हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी क्या खूबियाँ, वो हमने एनालाइज की। इवेल्युएट डिजिटल टेक्नोलॉजीज दैट कैन हेल्प कंपनीज टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, तो डिजिटल टेक्नोलॉजीज की बात की हमने जहाँ से इन्फॉर्म्ड डिसीजंस बनाए जाते हैं कंपनी के अंदर, यानी कि अच्छे टूल्स की बात की गई है। आउटलाइन द स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज टुडेज लीडर्स नीड टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, तो आज के जो लीडर्स हैं, आज की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनको कौन से स्किल्स और कैपेबिलिटीज चाहिए एक अच्छा इन्फॉर्म्ड डिसीजन बनाने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे। अगर आपको एमएससी मैनेजमेंट के अंदर किसी भी असाइनमेंट के अंदर कोई इश्यूज आ रहे हैं, देन डू कॉन्टैक्ट अस 9463628940, वी विल हेल्प यू आउट। हमारे पास टीम है एंड वी हैव अ वेरी गुड होल्ड ऑफ दिस स्पेशल। अगर हम बात करें एमएससी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, एमएससी मैनेजमेंट की, तो इसके अंदर जैसे हम ये क्लासेस आपको समझा रहे हैं, तो इट इज़ ओनली ऑन द बेसिस ऑफ आवर एक्सपीरियंस, जो कि हमें 4 से 5 साल हो गए रिलेटिवली इस चीज़ को करते हुए, एंड हमें पता है कि सारी चीज़ें क्या होती हैं, टीचर्स की क्या एक्सपेक्टेशन होती हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप हमें कॉन्टैक्ट करें, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर लिसनिंग।